गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए का अध्ययन कर रहे थे। सेक्शन ए में 4 प्रश्न आते हैं। पहला निबंध लेखन, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा पठित गद्यांश, चौथा व्यवहारिक व्याकरण। तो हम लोग निबंध लेखन कैसे करें इस विषय पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज पत्र लेखन पर विचार किया जाएगा। तो पत्र लेखन कैसे किया जाए इसे आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्लास 3rd, 4th, 5th से पत्र लेखन करते चले आ रहे हैं। क्लास 9th में भी सर आपको अच्छी तरह से पत्र लेखन बताए हैं। आज मैं पुनः आपके समक्ष पत्र लेखन कैसे किया जाए इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं पत्र की 2 श्रेणियां हैं, 2 कोटियां हैं, 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह है जिसे हम किसी संस्था के प्रधान को या अधिकारी को लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वह है जो हम अपने सगे संबंधियों इत्यादि को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अनौपचारिक पत्र चलन से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि सूचना क्रांति के इस युग में कोई पत्र लेखन नहीं कर रहा है। नहीं तो एक दौर था कि संडे का दिन सप्ताह भर आए हुए पत्रों के जवाब देने में चले जाते थे, और अगर आप जवाब नहीं देते थे तो पत्र भेजने वाला व्यक्ति नाराज हो जाता था। तो वह भी एक दिनचर्या का हिस्सा था कि लोग सप्ताह के उस अवकाश में बैठते थे, पत्र लिखते थे। सोचिए कितना अच्छा होता था, घंटे 2 घंटे इसी में बीत जाते थे। घर का एक व्यक्ति पत्र लिखने के लिए एक प्रकार से उसको पत्र लिखना पड़ता था, और जो भी सगे संबंधियों के पत्र उस सप्ताह में आए रहते थे उनका जवाब लिखकर प्रेषित करना होता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज अभी किसी सगे संबंधी के पास फ़ोन न करिए तो वो नाराज़ होता है। अब पत्र के लिए नहीं नाराज़ होता, क्यों? क्योंकि वह चलन में ही नहीं आ गया है। लेकिन औपचारिक पत्र चलन में है। उसका कारण है, हम किसी अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो अधिकारी हमारी समस्या को सुनता है, समझता है, और साथ ही साथ यह कहता है कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए और आपकी समस्या का निस्तार हो जाएगा। आखिर इसका क्या कारण है कि वह प्रार्थना पत्र की मांग करता है? तो उसका कारण यह है कि मौखिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं होता है, लिखित भाषा का प्रमाण होता है। अब कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई अगर कर रहा है तो उसके लिए उसके पास उसका एक प्रमाण होना चाहिए कि किसके कहने पर या किसकी शिकायत पर आपने इस तरह की कार्रवाई किया है। तो इसलिए आज भी औपचारिक पत्रों का चलन बना हुआ है। यद्यपि ईमेल इत्यादि आ चुके हैं, धीरे धीरे औपचारिक पत्र का चलन भी कुछ कम हो रहा है, लेकिन आज भी औपचारिक पत्रों की लोकप्रियता, व्यवहारिकता बनी हुई है। आप बैंक में जाइए, आपको चेकबुक चाहिए या और कोई सुविधा लेना है, तुरंत बैंक मैनेजर कहता है सर एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उस समय क्या होता है, उस समय हम दाएं बाएं देखने लगते हैं कि कोई मिल जाता मेरा एप्लीकेशन लिख देता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इतनी काबिलियत आप में होनी चाहिए कि एक एप्लीकेशन लिखने की बात आए तो आपको दाएं बाएं न झाँकना पड़े। आप झट से कलम निकालिए, पेपर लीजिए, लिखकर एप्लीकेशन दे दीजिए और आपकी समस्या का निस्तार हो जाए। तो आइए आज हम लोग पत्र लेखन कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। तो पत्र की 2 श्रेणियां हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो उन दोनों श्रेणियों पर हम पत्र लेखन कैसे करें यह सीखेंगे। देखिए, अक्सर पत्र प्लेन पेपर पर लिखा जाता है, पेपर में लाइनिंगदार नहीं होता है। संयोग से आपके एग्जाम में जो कॉपी आती है वह लाइनिंगदार रहती है, उस पर हाशिया यानी मार्जिन भी बना रहता है। यदि प्लेन पेपर पे आप पत्र लिख रहे हैं
तो मार्जिन बनाने के लिए ऐसे पेपर को पकड़िए, मोड़कर खींच दीजिए तो मार्जिन बन जाएगा। और एग्जाम इत्यादि पर लिख रहे हैं तो मार्जिन बना लीजिए। अगर मार्जिन बना तो मार्जिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मार्जिन आप स्केल लगा के खींच कर भी बना सकते हैं या पेज को मोड़कर भी मार्जिन बनाया जा सकता है। तो मानिए यही ब्लैक बोर्ड मेरा एक प्लेन पेपर है और हमें इस पर पत्र लेखन करना है। तो मैंने बताया सबसे पहले हम मार्जिन बनाएंगे। ये हमारा मार्जिन बन गया। अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखिए आपके प्रश्न पत्र में दो तरह के पत्र दिए गए रहते हैं, ये एक औपचारिक दूसरा अनौपचारिक। तो आप दोनों पत्रों को पढ़िए और समझिए कि किस पत्र के विषय को आप स्पष्ट कर सकते हैं, उसी को लिखना शुरू करिए। दोनों मत लिखिएगा, कोई एक ही लिखना है, इसलिए दोनों पत्रों को अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर लेखन कार्य शुरू करिए। अब यह आप की काबिलियत है, यह आपकी काबिलियत है कि आप अपना आत्मावलोकन करिए कि किस विषय को आप स्पष्ट कर सकते हैं, उसे मैं नहीं बता सकता। वह आपको जानना पड़ेगा कि आप औपचारिक पत्र, प्रश्न पत्र का औपचारिक पत्र अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र कर सकते हैं। तो वहाँ दोनों दिया गया रहता है, जो आप अच्छे ढंग से कर सकिए वही करिए। और 120 शब्दों में आपको पत्र लेखन करना है, अनावश्यक पत्र में विस्तार नहीं देना है। तो आइए हम दो बिंदुओं को लेकर पत्र को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र एक है, मेरे हाथ में पाठ्य पुस्तक है, यह ग्रामर की पुस्तक आपके पास भी होगी और इसमें मॉडल पेपर दिया गया है। मॉडल पेपर लास्ट वाला है और पेज नंबर 335 है। यहाँ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। 120 शब्दों में पत्र लेखन करना है। पहला औपचारिक पत्र है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में फैली गंदी बस्तियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र लिखिए। तो देखिए मार्जिन आप बना चुके हैं। सबसे पहले आपका पता होगा, सबसे पहले आपका पता होगा। देखिए आपके इस पुस्तक में या और कई पुस्तकों में कई तरह के फॉर्मेट मिलेंगे। आप एक फॉर्मेट अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए और भ्रमित मत होइए, घाच माच मत करिए, उसमें का कुछ चीज़ उसमें का कुछ चीज़ मिला लीजिए। जो फॉलो करिए एक ही चीज़ फॉलो करिए। तो सबसे पहले आपका पता होगा। ठीक, आपका पता होगा। अगर आप अपना पता नहीं जानते हैं, नहीं लिखना चाहते तो सीधा लिखिए परीक्षा भवन, सेंट बेसिल स्कूल, बस्ती। अब यहाँ चाहे स्टेट का नाम लिखिए चाहे पिन लिखिए, उन दोनों में से कोई एक चीज 272002। ठीक, अब इसके बाद दिनांक, कहीं कहीं दिनांक लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है। तो दिनांक लिखिए। अब 21/7/2021 या 21 जुलाई 2021 पूर्ण विराम। उसके बाद लिखना किसे है? दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, सेवा में संपादक
महोदय किसी भी दैनिक समाचार पत्र का नाम लिख दीजिए। दैनिक जागरण कार्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हो गया। इतनी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय क्या है? नगर में फैलती गंदी बस्तियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने। लिखिए, गंदी बस्तियों की ओर ध्यान गंदी बस्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के संदर्भ में। गंदी बस्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट, गंदी बस्तियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के संदर्भ में। ये विषय है। अब आप विषय को स्पष्ट करिए। महोदय, मैं बस्ती नगर का रहने वाला हूँ। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका उल्लेख करिए। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरे मोहल्ले के आसपास लोग नाले के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहाँ स्वच्छता नहीं है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और उन लोगों का जीवन बड़ा ही नरकीय है और वे बड़ी ही बदहाली में जीवन अपना काट रहे हैं। और अगर उस बस्तियों की तरफ ध्यान न दिया गया, उनके साफ सफाई पर ध्यान न दिया गया तो वहाँ बीमारी फैल सकती है और फिर वह बीमारी महामारी का भी रूप ले सकती है। शासन प्रशासन से हमने कई बार इस चीज़ के विषय में कहा, लेकिन प्रशासनिक लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन लोगों का जीवन जो है बड़ा ही दुखदायी होता जा रहा है। तो मेरा अंत में लिखेंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस विषय को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान प्रदान करें, जिससे शासन प्रशासन का ध्यान इस समस्या की तरफ आकृष्ट हो और उन लोगों को, साथ ही साथ हम सभी क्षेत्रवासियों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। उसके बाद यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम लिख दे रहे हैं कि उसी तरफ मार्जिन से सट कर लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद पूर्णविराम भवदीय कॉमा आपका नाम। यह पत्र आपका पूर्ण हो गया। और अगर अनौपचारिक पत्र है तो उसे कैसे लिखेंगे, आइए। देखिए, अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता होगा, जैसे यहाँ भी पता लिखा गया है। और पता आप नहीं लिखना चाहते, सीधा लिखिए परीक्षा भवन, प्रेषक लिखने की भी आवश्यकता नहीं है उसी पत्र में, उसी पत्र में परीक्षा भवन सेंट बेसिल स्कूल कॉमा बस्ती, या तो पिन लिखेंगे या तो स्टेट का नाम लिखेंगे।
ठीक। और अनौपचारिक पत्रों में हमें संबोधन और अभिवादन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हम किसे पत्र लिख रहे हैं तदनुसार संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। तो यहाँ पत्र किसको लिखना है? अपने मित्र को राज्य की जूनियर क्रिकेट टीम में चुने जाने पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो मित्र को पत्र लिखना है, विषय नहीं लिखना है। इसलिए सीधा सीधा हम उसके बाद संबोधन करेंगे। प्रिय मित्र, अगर लड़कियां पत्र लिख रही हैं, प्यारी सहेली, प्रिय मित्र नाम लिख सकते हैं। प्रिय मित्र सुरेश, महेश, या प्रिय मित्र नमस्कार। अब हम कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ जो होगा यह कुशल क्षेम पूछते हुए। कुशल क्षेम का मतलब हालचाल। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा चयन राज्य की जूनियर क्रिकेट टीम में हो गया है। देखिए, कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र का प्रारंभ करना है। तो पहले हम हाल चाल पूछेंगे, तब उसके बाद विषय पर आएंगे। जैसे तुम्हारा पत्र मिला, घर पर सब सकुशल है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मैं भी यहाँ कुशल हूँ, मेरे माता पिता की भी स्वास्थ्य, मेरे माता पिता का भी स्वास्थ्य ठीक है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा चयन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हो गया है, जूनियर क्रिकेट टीम में तुम्हारा चयन हो गया है। इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। मैं तुम्हारी काबिलियत के विषय में जानता था। मुझे यह पता था एक दिन तुम्हारा टीम में, जूनियर टीम में अवश्य, राज्य की जूनियर टीम में अवश्य चयन होगा। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि तुम एक दिन राष्ट्रीय टीम में भी तुम्हारा चयन होगा। तुम देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा को दिखाओगे, देश और दुनिया में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको इस राज्य जूनियर टीम में चयनित होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अंत में समापन कैसे करेंगे? शेष सब कुशल है, शेष सब कुशल है। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र महेश। ठीक। तो हम प्रारंभ कैसे करेंगे? हाल चाल पूछते हुए कि आपका पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि घर पे सब कुशल है, तुम्हारे माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा है। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, मेरे माता पिता का भी स्वास्थ्य इस समय उत्तम है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा राज्य जूनियर टीम में चयन हो गया है, क्रिकेट टीम में तुम्हारा चयन हो चुका है। और मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पहले ही विश्वास था कि तुम्हारा चयन अवश्य एक दिन टीम में, राज्य स्तरीय टीम में होगा। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा चयन राष्ट्रीय टीम में होगा और तुम देश विदेश में भारत का नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे। फिर अंत कैसे करेंगे? चाचा चाची को प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को स्नेहाशीष। शेष सब कुशल है, पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र महेश। तो इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके अलावा अनसीन पैसेज के ऊपर जो प्रश्न दिए गए रहते हैं उन्हें करना रहता है। तो देखिए, अपठित गद्यांश के प्रश्नों को करने के लिए
गद्यांश के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन प्रश्नों को पढ़ते चलिए जो अंत में, सबसे पहले हम गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें पढ़ते चलेंगे और उस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में कहाँ मिल रहा है वहाँ हम टिक करते चलेंगे। टिक करने का मतलब पेपर गंदा नहीं करेंगे, एक सामान्य सा डॉट लगा कर या कोई भी संकेत बनाकर हम टिक कर देंगे। फिर उसके बाद भाव वहाँ से ग्रहण करेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस लाइन टू लाइन हम वही उतार के लिख देंगे, लाइन टू लाइन नहीं उतारेंगे। भाव गद्यांश से ग्रहण करेंगे, जो की पॉइंट है वो गद्यांश से लेंगे और फिर उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। इस तरह से हम अपठित गद्यांश को करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद तीसरा प्रश्न तो हो गया अपठित गद्यांश, चौथा व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण के लिए आपके पास सरस हिंदी व्याकरण दिया गया है। इसमें से आप पर्यायवाची, विलोम, भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाना, वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरा यानी मुहावरों का वाक्य प्रयोग, वर्तनी यानी स्पेलिंग करेक्ट करना, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना, इनका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में यहाँ देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उसे अध्ययन करिए। देखिए यहाँ वचन बदलना, लिंग बदलना, फिर जो है सर्वनाम से विशेषण बनाना, भाववाचक बनाना, पर्यायवाची और विलोम इत्यादि चीज़ें यहाँ दिया गया है। फिर अनेकार्थी है, फिर लास्ट में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, वाक्यों को शुद्ध करना, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। तो आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें, इसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी चीज़ें आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो आज फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पूर्ण हुआ और आप लोग जितने भी चैप्टर के वीडियो हैं, ग्रामर के वीडियो से देखिए, समझिए और लाइव क्लास में जुड़िए। जो समस्याएं आपकी होगी उसका निस्तारण लाइव क्लास में हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।